करना चाहते हैं कि हम ये जाने कि इस देश में संविधान के तहत हमें क्या अधिकार है और सरकार हमें क्या क्या प्रदान कर रही है। सबसे पहले हम आ जाते हैं आर्थिक आजादी पे। देश 75 साल से ज्यादा देश को 75 साल से ज्यादा आजादी को हो गई। हमारा आर्थिक स्तर क्या है, हमारा व्यावसायिक स्तर क्या है, हमारा शैक्षणिक स्तर क्या है, हमारी सरकारी नौकरियों में कितनी भागीदारी है और हमारी इस देश के संसाधनों में कितनी भागीदारी है। जबकि सबसे ज्यादा मानव श्रम, सबसे ज्यादा जो ह्यूमन पावर है इस देश के संसाधनों में हमारे समाज के लोग। अगर हम इन चीजों को विचार करें और देखें और समझें और सरकार की चारा को समझें और एक इनका कोटा देखें जिसे कहते हैं सुदामा कोटा। आपने देखा होगा, आपने कभी सोचा है, कभी अखबार में देखो आज की डेट में अगर कोई वैकेंसी, अगर 80 वैकेंसी या 100 वैकेंसी आती है तो कम से कम 40 वैकेंसी उस सुदामा कोटे में देते हैं जो पहले से ही देश को शासन कर रहे हैं, पहले से ही भरे पूरे घर में पढ़ रहे हैं। लेकिन आप एक समाज में देखो जाके कि हमारे लोगों के लिए ना शिक्षा अच्छी उपलब्ध है, ना पानी उपलब्ध है, ना खाना उपलब्ध है, तो नौकरी तो कहां उपलब्ध होगी कि हम अपने जीवन जीने के लिए यहाँ संघर्ष कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि कैसे भी करके हमारा जीवन बच जाए। आप नीट परीक्षा देख लीजिए उत्तर प्रदेश की, लेकिन कोई भी ऐसी परीक्षा देख लो इस देश में लीक हुई है तो कुछ समाज को अधिक स्वीकृति देने के लिए हुई। ऐसा नहीं है। जातिवाद देख रहे हैं, जातिवाद का कितनी पराकाष्ठा है देश के अंदर। लोग पानी नहीं दे रहे, पीने नहीं दे रहे, तालाब के किनारे नहीं जाने दे रहे, स्कूल में शिक्षा मिलेगी तो पीछे मिलेंगे। अभी मैं आज कल में किसी मंदिर का वीडियो देख रहा था कि वहां सवर्ण जाति को भंडारे में प्लेट में बुला रहे थे और हमारे लोगों को जमीन बुला रहे थे। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद, नमो बुद्धाय। महामानव महात्मा गौतम बुद्ध, नारी के मुक्तिदाता, बहुजन समाज के उद्धारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत। देश बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है। यहाँ हमारे समाज के लोग सारे सभी एकत्रित हैं। हम सभी भी शैक्षणिक रूप से सुलझे हुए व्यक्ति हैं, समझदार हैं, हम समाज की समस्याओं को जानते हैं। जब भी आज भाई डॉक्टर वंशुधा जी द्वारा संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में जो नेशनल कन्वेंशन का आयोजन किया गया है उसका एक प्रमुख कारण ये है कि बहुजन समाज में जो अव्यवस्थाएं हैं, जो हमारे हक मारी की लड़ाई छीनी जा रही है, उसको एक हम विचार विमर्श करें और यहाँ से जाकर उसको एक धरातल पर लेके आए, देखें कि आज हमारे समाज में, बहुजन समाज में क्या शैक्षणिक स्तर है, क्या हमारी आर्थिक स्थिति है, क्या हम व्यावसायिक हैं, क्या हम न्यायिक उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं, क्या सरकारें हमारे हकों को छीनकर दूसरों को दे रही हैं, दूसरों को देने के पश्चात हमारा समाज कितने प्रतिशत शोषित है। अगर हम पढ़े लिखे समाज के लोग इस बात को धरातल तक नहीं ले जाते इस कन्वेंशन के बाद तो ये हमारी विफलता होगी। हम इस कन्वेंशन का सफल आयोजन इसलिए करना चाहते हैं कि हम ये जाने कि इस देश में संविधान के तहत हमें क्या अधिकार है और सरकार हमें क्या क्या प्रदान कर रही है। सबसे पहले हम आ जाते हैं आर्थिक आजादी पे। देश 75 साल से ज्यादा देश को 75 साल से ज्यादा आजादी को हो गई। हमारा आर्थिक स्तर क्या है, हमारा व्यावसायिक स्तर क्या है, हमारा शैक्षणिक स्तर क्या है, हमारी सरकारी नौकरियों में कितनी भागीदारी है और हमारी इस देश के संसाधनों में कितनी भागीदारी है। जबकि सबसे ज्यादा मानव श्रम, सबसे ज्यादा जो ह्यूमन पावर है इस देश के संसाधनों में हमारे समाज के लोगों की है। अगर हम इन चीजों को विचार करें और देखें और समझें और सरकार की चारा को समझें और एक इनका कोटा देखें जिसे कहते हैं सुदामा कोटा। आपने देखा होगा, आपने कभी सोचा है, कभी अखबार में देखो आज की डेट में अगर कोई वैकेंसी, अगर 80 वैकेंसी या 100 वैकेंसी आती है तो कम से कम 40 वैकेंसी उस सुदामा कोटे में देते हैं जो पहले से ही देश को शासन कर रहे हैं, पहले से ही भरे पूरे घर में पढ़ रहे हैं। लेकिन आप एक समाज में देखो जाके कि हमारे लोगों के लिए ना शिक्षा अच्छी उपलब्ध है, ना पानी उपलब्ध है, ना खाना उपलब्ध है, तो नौकरी तो कहां उपलब्ध होगी कि हम अपने जीवन जीने के लिए यहाँ संघर्ष कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि कैसे भी करके हमारा जीवन बच जाए। आप नीट परीक्षा देख लीजिए उत्तर प्रदेश की, लेकिन कोई भी ऐसी परीक्षा देख लो
इस देश में लीक हुई है तो कुछ समाज को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए हुई है। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज में लोग शैक्षणिक रूप से अच्छे नहीं है, होनहार बच्चे नहीं है। हमारे समाज में सारे प्रकार के लोग उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें संसाधनों में उचित भागीदारिता कभी नहीं मिलती। अब आप न्यायिक व्यवस्था देख लें, आर्थिक व्यवस्था देख लें। आर्थिक व्यवस्था में ये देखें कि हमारे कितने लोग उद्योगपति, कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं। वो बिजनेस नहीं कर रहे हो, जातिवाद का शिकार हो। एक नया नया उदाहरण बता रहा हूं, मई का ही है। इस देश की न्यायपालिका एक सवर्ण जाति की महिला को एक बच्चे होने के नाते एक बेल दे देती है। और देखिए, इस देश में उत्तर प्रदेश में एक श्री राम जाटव नाम के व्यक्ति हैं, जबकि सारी सजाएं पूरी हो चुकी हैं, उन्हें 30 साल से जेल में आज तक नहीं छोड़ा गया। इसी को जातिवाद कहते हैं। और जातिवाद हमारी नाम, अगर आपने कभी देखा होगा, जैसे राजकुमार भाटी जी ने बताया और लिखा भी है वेदों में कि मनुस्मृति में भी लिखा है कि हमारे लोग में लगे, क्या नाम होगा, लालचंद, नैनसो। वो नाम से पहचान लेते, समझ जाते हैं कि ये आदमी किस समाज से, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। जातिवाद देखना, जातिवाद का कितनी पराकाष्ठा है देश के अंदर। लोग पानी नहीं दे रहे, पीने नहीं दे रहे, तालाब के किनारे नहीं जाने दे रहे, स्कूल में शिक्षा मिलेगी तो पीछे मिलेंगे। अभी मैं आजकल में किसी मंदिर का वीडियो देख रहा था कि वहां सवर्ण जाति को भंडारे में प्लेट में खिला रहे थे और हमारे लोगों को जमीन पर डाल रहे थे। तो हमें इस जातिवाद की मानसिकता को इस देश में समझना होगा, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना होगा, शैक्षणिक रूप से मजबूत करना होगा। शिक्षा का व्यवसायीकरण सिर्फ इसलिए किया गया है कि किसी भी तरीके से बहुजन समाज के लोग शिक्षा से दूर हो जाए। सारी चीजों का औद्योगिकरण कर दिया, चाहे आईआईटी हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे प्राइवेट स्कूल्स की बात हो, चाहे सरकारी स्कूल्स की बात हो। सरकारी स्कूल का 87,000 तो मैडम ने डाटा देखा है, लेकिन कम से कम 1 लाख स्कूल तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने बंद कर दिए। किसी तरीके से बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख कर अपने हक अधिकारों को जानकर, अगर हक अधिकारों को जान लेंगे तो संघर्ष करना तो हमारे खून में शामिल है। क्योंकि हमारा संघर्ष बाबा साहब के संघर्ष से बचा है। बाबा साहब ने सही बात कही थी कि पानी की कीमत वही जानता है जिसको प्यास लगती है, और जिसको प्यास ही नहीं लगेगी उसे पानी कुछ नहीं है। शिक्षा का महत्व वही जानता है जो शिक्षा लेने के बाद अपने ज्ञान जान लिया, और ज्ञान जानने के बाद वो संघर्ष करते हैं। आज डॉक्टर साहब समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समाज के लिए खून पसीना बहा रहे हैं। सामाजिक संगठन चलाना, लोगों को जागरूक करना अपने आप में एक संघर्ष है, एक जीवन के साथ संघर्ष है, परिवार के साथ संघर्ष है। मैं भी यही काम करता हूं, पेशे से वकील हूं, लेकिन सामाजिक जब खून में उबाला आता है ना समाज के लिए, तो आदमी घर से निकल सकता है। तो इसलिए मेरा तो ये कहना है कि जो हक अधिकारों की लड़ाई है सरकारें छीन रही है, संविधान पर हमला कर रही है, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को हनन हो रहा है, उनका संरक्षण कैसे हो? हम सब चुनिंदा लोग सब जानते हैं कि वे मात्र एक ऐसी ताकत है कि जिनको रोक सकते हैं, तो वो सिर्फ हमारा वोट से हम अपनी सरकारें बनाते हैं, और सरकारें ही निर्णय करती हैं कि कौन पढ़ेगा, कौन एसी क्लासरूम में बैठेगा, कौन पिछली पंक्ति में बैठेगा। सरकारें, अगर हम अपनी सरकारें बनाने में सक्षम नहीं है, अपनी वोट की ताकत को नहीं पहचान सकते, तब हमारा पढ़े लिखे होना कोई उचित नहीं है। कितना आज सोशल मेन स्ट्रीम मीडिया से हम बाहर हैं, ये बातें सब नहीं दिखाएंगे। हमारे हक अधिकारों की लड़ाई को एक धर्म की ओर ले जाकर मोड़ के दे देते हैं। और जब शिक्षा महंगी हो जाए ना, तो लोगों को डाइवर्ट करना पड़ता है धर्म की तरफ। लोग धर्म की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। आज धार्मिक अनुष्ठानों में आप ये देख लो कि बहुजन समाज के सबसे ज्यादा लोग भागीदारी रखते हैं, जबकि जो धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करते हैं उनके बच्चे तो डॉक्टर मुखर्जी नगर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पटना पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? उन धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हो रहे हैं और आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। अगर हम उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने बंद कर दें, तब उन्हें पता चलेगा कि क्या होता है।
धार्मिक अनुष्ठान आयोजन कर्ता के बच्चे हमारे बहुजन समाज के एक अच्छे व्यक्ति से भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिन्हें हम पाल रहे हैं, जिन्हें हम खाने को दे रहे हैं, वो अगर हमसे अच्छी स्थिति में है तो हमसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई है नहीं। इन चीजों को समझना होगा, क्योंकि आर्थिक, व्यावसायिक, न्यायिक हमारी कहीं भागीदारी नहीं है। आप स्टेट से लेकर ऊपर तक देख ले, सेंट्रल तक देख ले कि बहुजन समाज में SC, ST, OBC को आज तक पूरा आरक्षण नहीं दिया गया है। बैकलॉग के पॉइंट पे 200 पॉइंट रोस्टर ले आए हैं, जो हमारा व्यक्ति ना कंप्लीट करेगा और ना उसका कभी सिलेक्शन होगा। तो मेरा सबसे यही कहना है कि जो संयुक्त मोर्चा का अभियान है, बहुजन समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना, अपने लोगों को अपने कानूनों के प्रति, हक अधिकारों के प्रति जागरूक करना और बताना और धरातल पे लाना, तो हम सभी लोग शैक्षणिक रूप से अगली पंक्ति में हैं, लेकिन हम भी अपने हक अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब तक पूरा बहुजन समाज अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए एकत्रित नहीं होगा, नहीं जाएगा, तब तक हमारे कोई हक अधिकार या हमें घर मिलने आने वाला नहीं। आप न्यायिक प्रणाली देख लो इस देश की, आपके देश में कहने को तो बहुत सारे जज बहुजन समाज से हुए, हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब हुए, रिटायरमेंट के बाद देखा तो कहां घूम रहे हैं? जो अनपढ़ गंवार गजेड़ी भक्त, जिसका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। हम अपने पढ़े लिखे लोगों से क्या उम्मीद रख सकते हैं? इसलिए तो हमारे जो वर्तमान के माननीय न्यायाधीश है वही जातिवाद पे अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने 3 साल की बच्ची होने के नाते उसको बेल दे दी। एक हमारे समाज की लड़की 5 साल से बंद है, उसको बेल नहीं दी। श्री राम जाटव 30 साल से जेल में है, उनको कोई न्याय नहीं। आप न्याय में भी जाओ तब आपको न्याय भी नहीं मिलना। आप SC ST के मुकदमे में देखो तब भी न्याय नहीं मिलना, जबकि उसमें एंटीसिपेटरी बेल प्रोविडेड है। तभी सवर्ण मानसिकता के जज आज भी उनको अरेस्टिंग स्टे देते हैं, माननीय हाईकोर्ट अरेस्टिंग स्टे देते हैं, सब कुछ देते हैं। सब कुछ जानने के बाद इसमें लाई नहीं करता, लेकिन कौन करे? करने वाला नहीं। ना हमारे पास लॉ भी है ना कुछ है। अगर हमारे लोग वहां हो तब हमारी मदद करें। हमें अगर अपने आरक्षण का, कोई आरक्षण हमारे लिए भीख नहीं है, हमारा जन्म से अधिकार है। हम लगातार पिछले 400 वर्षों से इनका शोषण क्या झेलते आ रहे हैं। इन्होंने हमारा शोषण ही किया। मात्र 3% लोग देश का शासन कर रहे हैं, 3% लोग मंत्रालय चला रहे हैं, मिनिस्ट्री चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, 3% लोग सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं, 3% लोग यूनिवर्सिटियां चला रहे हैं। जो हमारे शोषण करता है वो ही हमारे शासक है, वो शासक हमारे ही वोट से बने। अगर हमारा समाज जिस दिन ये समझ जाए, अगर हमारी सरकारें आनी शुरू हो जाए, तब भाई सरकार हमारी होगी, राजा हमारा होगा। राजा ही तो निर्णय लेता है शिक्षा किसको अच्छी मिलनी है, फ्री में किसको मिलनी है, सुविधाएं किसको क्या मिलनी है। अब हमारा राजा ही नहीं है तो हमारा देखने वाला कोई नहीं। भाई उत्तर प्रदेश शासन में बहुजन समाज की सरकार रही, लोगों को मिला, सब कुछ मिला, मान सम्मान अधिकार मिला, सब कुछ मिला, लेकिन अब हमारा राजा नहीं तो हमें कोई देखने वाला नहीं। हमें तो अगर जान जाए ना कि हम दलित हैं या बहुजन हैं तो लोग हमें भीख भी ना दे। इतनी बड़ी जातिवादी लोग हैं इस देश के अंदर। तो इसीलिए मेरा सभी लोगों से, यहाँ जितने भी नेशनल कन्वेंशन में आए, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस मुहिम को धरातल तक ले जाएं, लोगों को उनके हक अधिकारों के बारे में जानकारी हो, उन्हें पता हो कि मेरा अधिकार क्या है, मुझे क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिल रहा है इस देश में। और सबसे बड़ी देखो EVM घोटाला, जो इस देश में राशन, यूरिया, DAP सब फिंगरप्रिंट से मिले, लेकिन वोट आपका फिंगरप्रिंट से नहीं मिलेगा। राशन फिंगरप्रिंट से मिलेगा आपको। किसानों की जनगणना कर रखी है, उनकी रजिस्ट्री तैयार कर रखी है, जो राशन कार्ड धारक है उनकी कर रखी है, लेकिन हम एक मांग तो कर सकते हैं कि हमारा वोट हम जहां देने जा रहे हैं वहां जाए, वो भी तो फिंगरप्रिंट से पड़ सकता है। कुछ दिनों बाद देखना जो डीजल की मुहिम करा रहा है ये भी फिंगरप्रिंट से मिलेगा। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में अगला चुनाव है, आज की डेट में
मतलब 3 एकड़ वाले को 1 कट्टा यूरिया का मिल रहा है, वो भी फिंगरप्रिंट से मिल रहा है, उसी को मिलेगा जो चाहे। तो इन चीजों की हमें सभी लोगों को मांग करनी चाहिए, उठाने चाहिए। हमारे किसी व्यक्ति पर जुल्म ज्यादती कुछ हो रहा है तो हमें एकत्र होना चाहिए, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। मेरा काम यही है लड़ाई लड़ने का। मुझे अगर कहीं पता चल जाए आज भी प्रो बोनो रूप से कि बहुजन समाज पर अत्याचार होगा, मैं सबसे पहले FIR दर्ज कराने का काम करता हूं, उसके बाद मुकदमा लड़ता हूं उसका। फिर वो इसलिए लड़ता हूं कि मुझे जो शिक्षा मिली है, मेरे माँ बाप होते, मेरे माँ बाप थे तो मैं था, लेकिन अगर बाबा साहब न होते तो मैं यहां ना होता। मैं आज भी वही काम कर रहा होता, खेत में किसी की मजदूरी कर रहा होता, 400 रुपए की दिहाड़ी की, और सब कुछ कर रहा होता। हम सब भी ना होते, आज हमें कुर्सी पे बैठने का जो अधिकार है वो बाबा साहब की देन है। हम मानते हैं कि माँ बाप की वजह से हमारा जन्म हुआ, जन्म हुआ अच्छी बात है, लेकिन जो शोषण और कुरीतियों से आज हम जूझ रहे होते, आज हमारे समाज के लोग जूझ रहे हैं, हमारे समाज के लोग उलझा रखे हैं। आप देखो इनकी शराब की नीति देख लो, सबसे ज्यादा झुग्गी झोंपड़ी या जो पिछड़े इलाके ठेके वही हैं, क्योंकि हमारे लोग क्या है, शाम को दिहाड़ी करते हैं, ठेका उन्हें पास मिल जाता है, पीने का अपनी दारू पीने शुरू कर देते। उसके बाद हम बच्चों की शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे, उसके बाद हम अपने बच्चों को मंदिर जाने से नहीं रोक रहे। अगर भाई साहब पीछे किताबें बेच रहे हैं, अगर हम एक किताब और अपने महापुरुषों के बारे में, पेरियार साहब, साहू जी, ज्योतिबा राव, फातिमा बीवी, बहुत सारे बहुजन समाज के जो लोग हैं, अगर उन्हें थोड़ा थोड़ा 2% भी पढ़ लें तो मंदिर जाने से नफरत हो जाएगी, नफरत। तो सभी को मेरा जय भीम। मैं अपनी बाड़ी को प्रणाम देता हूं। धन्यवाद।